नमस्कार मित्रों, सुमनसी क्लासेस में आपका स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज पढ़ते हैं संशोधन अधिनियम 1786। संशोधन अधिनियम 1786 क्या है, इस पर कितने इम्पॉर्टेंट प्रश्न बन सकते हैं, इन सब पर हम चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं संशोधन अधिनियम 1786 और आप लोग इस वीडियो को एकदम अंत तक देखिएगा। अंत में एकदम हम आपको की पॉइंट इसका बताएंगे कि आप इसको किस तरह से माइंड में याद रख सकते हैं। तो इसलिए आप लोग वीडियो को स्किप मत करिए, एकदम अंत तक देखिए। चलिए हम लोग शुरू करते हैं। संशोधन अधिनियम 1786। देखिए, यह अधिनियम छोटा था लेकिन गवर्नर जनरल के अधिकारों को लेकर एक बड़ा बदलाव लेकर आया। यानी जो यह अधिनियम संशोधन अधिनियम 1786 था है तो यह बहुत छोटा सा, लेकिन इसमें गवर्नर जनरल के अधिकारों को लेकर के बहुत बड़ा बदलाव किया गया। यानी इस प्रकार से गवर्नर जनरल जो था यानी सर्वोपरि हो गया है। ठीक है, इतने इसको अधिकार दे दिए गए कि यह सर्वोपरि हो गया है। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रावधान किए गए थे और किस तरह से जो गवर्नर जनरल की शक्तियां हैं कैसे बढ़ गई। तो इसमें मुख्य प्रावधान है, पहला है गवर्नर जनरल को विशेषाधिकार। यानी गवर्नर जनरल को विशेषाधिकार दिया गया। क्या विशेषाधिकार दिया गया कि गवर्नर जनरल को अधिकार दिया गया कि वह यदि आवश्यक समझे तो अपने परिषद की सलाह के विरुद्ध कार्य कर सकता है। यानी जो पहले था कि जो परिषद की सलाह इसको मानना पड़ता था, परिषद की सलाह के विरुद्ध यह कोई भी काम नहीं कर सकता था। यानी जो परिषद होता था उसमें जो परिषद का बहुमत होता था उसी पर इसको निर्णय लेना पड़ता था। लेकिन अब इसको विशेषाधिकार दे दिया गया कि अगर यह आवश्यक समझे, इसको लगता है, तो यह परिषद भले उसने बहुमत में कार्य किया है फिर भी वह उसके विरुद्ध कार्य कर सकता है। दूसरा है गवर्नर जनरल को परिषद के बहुमत से निर्णय लेना पड़ता था। पहले जो था गवर्नर जनरल को परिषद के बहुमत से निर्णय लेना पड़ता था, लेकिन अब यह परिषद के विरुद्ध भी कार्य कर सकता है। निर्णय बहुत जरूरी नहीं है, वह अकेले निर्णय भी ले सकता है। तो यह इसको विशेषाधिकार इस अधिनियम में संशोधन में दिया गया। दूसरा है गवर्नर जनरल की कार्यकारी शक्ति में वृद्धि। गवर्नर जनरल की कार्यकारी शक्ति में क्या वृद्धि हुई? पहला, कार्यपालिका में गवर्नर जनरल का निर्णय सर्वोपरि हो गया। कार्यपालिका में उसकी शक्ति को कानूनी रूप से सुरक्षित किया गया। यानी कार्यपालिका में जो उसकी शक्ति थी गवर्नर जनरल की, उसको कानूनी रूप से सुरक्षित किया गया। अगला है गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ। गवर्नर जनरल को कमांडर इन चीफ की नियुक्ति करने की अनुमति मिल गई। यानी इस संशोधन अधिनियम में अनुमति दी गई कि गवर्नर जनरल सैन्य कमांडर इन चीफ भी बन सकता है। इसमें सैन्य और नागरिक शक्ति दोनों एक व्यक्ति के हाथ में एकीकृत हो गई। यानी सैन्य शक्ति और नागरिक शक्ति भी सब किसके हाथ में आ गई? गवर्नर जनरल, क्योंकि वह सैन्य कमांडर इन चीफ बन सकता था। अगला, काउंसिल का अधिकार सीमित कर दिया गया। यानी परिषद केवल सलाहकार निकाय बनकर रह गई। पहले जो था परिषद का निर्णय ही मान्य होता था, लेकिन अब जो परिषद थी वो सलाहकार निकाय बनकर रह गई। गवर्नर जनरल को स्वतंत्र निर्णय लेने की छूट दी गई। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मेन पॉइंट जो हमने बताया कि लास्ट में आप देखिए कि अब हमें मेन पॉइंट याद रखना है कि इस संशोधन का क्या महत्व है, इसमें हमको कौन कौन से विशेष पॉइंट याद रखने हैं। तो पहला हमारा है कि गवर्नर जनरल के अधिकारों के केंद्रीकरण की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम था। यानी जो संशोधन अधिनियम 1786 है, यह क्या है? गवर्नर जनरल के अधिकारों के केंद्रीकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम था। इसने कार्नवालिस जैसे अधिकारियों को मजबूती से प्रशासन सुधारने और कानून व्यवस्था को स्थापित करने में मदद की। यानी इसने कार्नवालिस जैसे अधिकारियों को मजबूती से प्रशासन सुधारने और कानून व्यवस्था को स्थापित करने
में मदद की। तीसरा है, इस संशोधन अधिनियम का क्या महत्व रहा? कॉर्नवालिस कोड 1793 और स्थायी बंदोबस्त 1793 जैसे सुधारों की नींव पड़ी। अगर गवर्नर जनरल को यह शक्तियाँ न मिलती तो यह सुधार संभव नहीं थे। और अगला है, इसमें गवर्नर जनरल को अधिनायकवादी नेतृत्व का स्वरूप दिया, जो आगे चलकर लॉर्ड वेलेस्ली आदि के शासन में और स्पष्ट हुआ है। यानी इस तरह से जो गवर्नर जनरल है उसको अधिनायकवादी नेतृत्व का स्वरूप दिया गया। तो आज का मित्रों हमारा यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और अगर यह आपके लिए उपयोगी लग रहा है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।